हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 6 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान की कला संस्कृति में। आज अपना इसमें 7वां नंबर का टॉपिक है। और दोस्तों, आज अपन है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। इस टॉपिक से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के लिए। अगर आपने पिछले जो 6 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाके पिछली जो 6 क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मात्र और मात्र दोस्तों 20 से 25 क्लासों के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण कला संस्कृति है वो करवा दूंगा। 20-25 टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति में। देखिए, कला संस्कृति के अंदर राजस्थानी भाषा एवं साहित्य टॉपिक है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें निम्न में से किस साहित्य शैली में मारवाड़ी भाषा का प्रभाव रहा है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में मिलता है? इसको राज दरबारों में पहुंचाने का श्रेय चारण व भाट जातियों को जाता है। कौन सी शैली है वो? तो दोस्तों, वो शैली कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है डिंगल शैली। कौन सी शैली है? डिंगल शैली। यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर डिंगल शैली। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री मुख्यतः कौन सी है? डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री मुख्यतः कौन सी है? तो वो है दोस्तों, देखिए ख्यात, बात, विगत, पीढ़ी, वंशावली। ये क्या है? तो दोस्तों, ये डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ ख्यात किससे कहते हैं, तो आपने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, मूणोत नैनसिरी ख्यात है, दयालदास की बीकानेरी राठौड़ारी ख्यात है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ख्यात के अंदर जो राजा होते हैं तत्कालीन शासकों की दोस्तों वंशावली का चित्रण करके दिखाया जाता है, उनकी मान मर्यादा को दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं ख्यात। ठीक है, एक होती है वंशावली। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस श्रेणी में रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियां विस्तृत विवरण सहित लिखी जाती है, जैसे राठौड़ों की वंशावली, राजपूतों की वंशावली। ठीक है, अब यहाँ पे एक नाम आ रहा है दोस्तों, वात। ये वात है। ठीक है, वात किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वात का अर्थ होता है कथा या कहानी। ठीक है, जैसे प्रेम परक या काल्पनिक कथाओं की कहानियां। ठीक है, ये होता है उसमें। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, साहित्यकारों के अनुसार राजस्थानी साहित्य भाषा शैली की प्रथम भाग की विशेषता क्या थी? तो प्रथम भाग की विशेषता है वो क्या थी? तो दोस्तों देखिए, यह 1050 से 1450 ईस्वी तक की थी, जिसे महामारू गुज्जर शैली कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए, यह साहित्य जैन व धार्मिक रचनाओं तक सीमित था। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसमें देखिए उपरोक्त दोनों, ये दोनों भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें क्या है? सॉरी, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना, ए और बी दोनों इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थानी भाषा साहित्य के दूसरे चरण की विशेषता क्या थी? दूसरे चरण की जो विशेषता है वो क्या थी वो अपने को बताना है। ठीक है, पहला चरण दोस्तों 1050 से 1450 तक, और दूसरा चरण है वो दोस्तों 1450 से लेके 1857 तक चला। बिल्कुल सही है। इसमें जैन, डिंगल, लौकिक रचनाओं का निर्माण अधिक रहा, जिसमें संत साहित्य, लोक गाथाएं, ख्यात, बात, विगत, वंशावली, वचनिका, दुआवेत, लोक साहित्य और लोक कलाओं पर साहित्य लिखा गया। बिल्कुल सही है। दूसरा चरण की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरे चरण में 1650 से 1850 तक राजस्थानी का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें सारे के सारे सही हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा साहित्य के तीसरे चरण की मुख्य विशेषता रही है। पहला चरण चला था दोस्तों 1050 से
1450 ईस्वी तक, दूसरा चरण चला था 1450 से 1857 तक, और तीसरा चरण चलता है दोस्तों 1857 से अब तक, यानी कि वर्तमान तक माना गया है। ठीक है, तीसरा चरण। देखिए इसमें साहित्य की धारा महलों से मुड़कर आम जनता के कष्टों की ओर अग्रसर हुई तथा ब्रिटिश विरोधी भावना से युक्त थी। बिल्कुल सही है। इस काल के साहित्य में विविधता अधिक आ गई और कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी आदि का लेखन शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, इसमें क्या है, सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस साहित्य की विशेषता है कि वह धर्म प्रधान है। इसके मुख्य अंग नीति, श्रृंगार, सामाजिक जीवन की व्याख्या है। निम्न में से किस साहित्य की विशेषता है कि वह धर्म प्रधान है। इसके मुख्य अंग नीति, श्रृंगार, सामाजिक जीवन की व्याख्या है। राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जैन साहित्य। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जैन साहित्य अधिकांश किस में लिखा गया। जैन साहित्य अधिकांश किस में लिखा गया, तो दोस्तों ये लिखा गया प्राकृत में, अपभ्रंश में और संस्कृत में, तीनों में ही लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है, जिनमें यानी कि जिसमें जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्रों भरतेश्वर एवं बाहुबली में राजगद्दी के लिए हुए संघर्ष का वर्णन है। बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं वो कौन है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शालिभद्र सूरी। कौन है, शालिभद्र सूरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शालिभद्र सूरी। आगे देखिए मित्रों, इसमें मेरुतुंग किस राजा के राजकवि थे। मेरुतुंग किस राजा के राजकवि थे, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए दोस्तों इसमें। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें परमार भोज के ये राजकवि थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। हमीर महाकाव्य के जो लेखक है वो है दोस्तों कौन, तो नयन चंद्र सूरी हैं ये हमीर महाकाव्य के लेखक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें हमीर महाकाव्य में कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो दोस्तों हमीर कहाँ का शासक था, तो ये शासक था दोस्तों कहाँ का, रणथंभौर का, और उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है, यानी कि रणथंभौर के चौहान वंश की अपने को इसमें जानकारी मिलती है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें पृथ्वीराज विजय किस भाषा में लिखा गया था, तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है संस्कृत में लिखा गया था। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए हमीर महाकाव्य कौन सी शताब्दी की रचना है। हमीर महाकाव्य कौन सी शताब्दी की रचना है, तो दोस्तों ये 15वीं शताब्दी की क्या है, रचना है हमीर महाकाव्य। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने लिखा था, नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई, तो कौन सी भाषा में की गई, तो यह की गई दोस्तों संस्कृत भाषा में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए सुदर्शन चरित्र के लेखक कौन है। सुदर्शन चरित्र के लेखक है वो कौन है, तो वो है दोस्तों कवि चंद्रशेखर। कौन है, कवि चंद्रशेखर हैं ये सुदर्शन चरित्र के लेखक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें सुदर्शन चरित्र में कहाँ का उल्लेख किया गया है। सुदर्शन चरित्र में कहाँ का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों बूंदी के हाड़ा राजा सुदर्शन के परोपकार का इसमें वर्णन किया गया है सुदर्शन चरित्र में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, करमचंद वंशोत्कीर्तम काव्यम में कहाँ के शासकों का वैभव और विद्यानुराग का पता लगता है, बताइए। तो दोस्तों करमचंद वंशोत्कीर्तम काव्यम में कहाँ के शासकों का वैभव व विद्यानुराग का पता लगता है, तो वो है दोस्तों बीकानेर के शासकों का अपने को इसमें पता लगता है। वंशोत्कीर्तम काव्यम नाम याद रखना आपको, और बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, काफ़ी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है बीकानेर के शासकों का इसमें
वंशावली के बारे में पता लगता है, उनकी विद्यानुराग वैभव का पता लगता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अमरसार नामक ग्रंथ में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? अमर सागर नामक ग्रंथ में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दोस्तों महाराणा प्रताप व अमर सिंह की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें अमर सिंह वंशावली ग्रंथ की रचना किसने की? तो अमर सिंह वंशावली ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी दोस्तों रणछोड़ भट्ट ने। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राज रत्नाकर काव्य से किसके इतिहास का ज्ञान होता है? राज रत्नाकर काव्य से किसके इतिहास का ज्ञान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें महाराणा राज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 21 नंबर का प्रश्न है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? तो दोस्तों राज प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की? ये की थी दोस्तों रणछोड़ भट्ट ने। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने दोस्तों राज प्रशस्ति की रचना की थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? तो ये भी दोस्तों कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें राज प्रशस्ति में कितनी शिलाओं पर इतिहास लिखा गया है? तो राज प्रशस्ति है वो कितनी शिलाओं पर ये लिखा गया है? कितनी शिलाएं हैं वहाँ पर? तो दोस्तों वहाँ पर 25 शिलाएं हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें राज प्रशस्ति की रचना किस महाराणा के आदेश से की गई? तो कौन से महाराणा के आदेश से की गई राज प्रशस्ति की रचना? तो ये की गई दोस्तों राज सिंह। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज प्रशस्ति की 6ठी शिला पर इसका समत क्या लिखा गया है? बताइए, राज प्रशस्ति की 6ठी शिला पर इसका समत है वो क्या लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 1744 लिखा गया है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 785 ईस्वी में लिखा कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों कुवलयमाला ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों उद्योधन सूरी। ठीक है, उद्योधन सूरी के द्वारा कुवलयमाला ग्रंथ की रचना है वो की गई थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 27 नंबर प्रश्न है, कुवलय नामक ग्रंथ की रचना कहाँ पर की गई? तो कुवलय नामक ग्रंथ की जो रचना है वो कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी दोस्तों कहाँ पर? तो ये जालोर में की गई थी कुवलयमाला ग्रंथ की रचना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, स्थलीभद्र रास ग्रंथ की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई थी? बताइए, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि स्थलीभद्र रास ग्रंथ की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें धर्म के द्वारा। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें किस ग्रंथ में कवि ने सची चंदन बाला और उसकी तरफ से भगवान महावीर को किए गए आहार दान का प्रसंग उल्लेख है? बताइए, 29 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, किस ग्रंथ में कवि ने सती चंद्रबाला और उसकी तरफ से भगवान महावीर को किए गए आहार दान का प्रसंग उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चंदन बाला रास में। चंदन बाला रास में दोस्तों आपको ये जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, कवि आशी गुने जीवदया रास व चंदन बाला रास ग्रंथ की रचना कहाँ की गई? दोस्तों कवि आशी गुने जीवदया रास व चंदन बाला रास ग्रंथ की रचना है वो दोस्तों कहाँ पर की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो की गई दोस्तों जालोर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
चरचरी उपदेश रसायन रास, चरचरी उपदेश रसायन रास, काल स्वरूप कुलकम आदि ग्रंथों की रचना है वो किसने की थी? तो आदि ग्रंथों की जो रचना है वो की थी दोस्तों किसने? तो ये की थी दोस्तों जिनदत्त सूरी ने। किसने की थी? जिनदत्त सूरी ने। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिनदत्त सूरी। आगे देखिए, जिनदत्त सूरी का कार्य क्षेत्र कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? तो वो रहा है दोस्तों अजमेर व पश्चिमी राजस्थान। अजमेर व पश्चिमी राजस्थान रहा है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें प्रबंध कोश किस जैन साधु की रचना है? प्रबंध कोश किस जैन साधु की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी की रचना है ये प्रबंध कोश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नेमिनाथ बारहमासा की रचना करने वाले कवि कौन से हैं? नेमिनाथ बारहमासा की रचना करने वाले कवि कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है पलहन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर पलहन। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लेमिनाथ बारहमासा में किसका उल्लेख किया गया है? लेमिनाथ बारहमासा में किसका उल्लेख किया गया है बताइए? तो यहाँ पर देखिए, लेमिनाथ समुद्र विजय के पुत्र थे, उनका विवाह अग्रसेन की पुत्री राजमती से होना तय था। बिल्कुल सही है। जब बारात अग्रसेन के महल पहुंची तो बेजुबान जानवरों की आवाज सुनकर अत्यधिक दयाभाव उत्पन्न हुआ। बिल्कुल सही है। लेमिनाथ साधु बनकर गिरनार पहुंच गए। बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन है वो इसमें सही है। 36 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, माणिक्य सुंदर सूरी की रचना कौन सी है? माणिक्य सुंदर सूरी की रचना है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मलय सुंदरी कथा, पृथ्वीराज वाग्विलास, गुणवर्मा चरित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चारण काव्य सामान्यतः किस रूप में लिखा गया है? चारण काव्य सामान्यतः किस रूप में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों दोहा, गीत, वीर काव्य, उपरोक्त सभी में लिखा गया है दोस्तों ये चारण काव्य। राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक है वो कौन है? तो वो है दोस्तों चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो लिखा गया है और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र एवं युद्धों का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? तो दोस्तों ये कौन सी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों हिंदी भाषा में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें चंद्रबरदाई के काव्य की कौन सी भाषा शैली है? दोस्तों चंद्रबरदाई के काव्य की भाषा कौन सी शैली की है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पिंगल शैली की है। कौन सी शैली की? दोस्तों यह पिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रबरदाई का जन्म है ये हुआ था दोस्तों लाहौर में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर में चंद्रबरदाई का जन्म हुआ था। आगे देखिए, बीसलदेव रासो के लेखक निम्न में से कौन है? बीसलदेव रासो के लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है दोस्तों नरपति नालय। ठीक है, नरपति नालय, इन्होंने बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी और इसमें अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ एवं उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का इसमें वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर नरपति नालय। आगे देखिए, नरपति नालय किस जाति के कवि थे जिन्होंने बीसलदेव रासो लिखा? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये ब्राह्मण जाति के थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बीसलदेव रासो की कथा वस्तु में निम्न में से क्या है? बताइए दोस्तों, बीसलदेव रासो की कथा वस्तु में निम्न में से क्या है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें चरित्र नायक सपाद लक्ष का चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ है। बिल्कुल सही है। इसमें बीसलदेव और मालवा के शासक भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। बिल्कुल सही है। इसमें कवि का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कवि माघ का समयकाल क्या माना जाता है? कवि माघ का समयकाल क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी माना जाता है कवि माघ का समयकाल।
तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कानड़दे प्रबंध की रचना किस ब्राह्मण कवि द्वारा की गई? कानड़दे प्रबंध की रचना किस ब्राह्मण कवि द्वारा की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पद्मनाथ। पद्मनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए कानड़दे प्रबंध ग्रंथ का संबंध है। तो दोस्तों कानड़दे प्रबंध ग्रंथ का जो संबंध है वो किससे है वो अपने को यहाँ पर बताना है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जालोर के शासक कानड़दे के चरित्र व वीरता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जालोर का शासक था कानड़देव चौहान, और उसके चरित्र एवं वीरता का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस काव्य का आधार अलाउद्दीन द्वारा जालोर पर आक्रमण है, जिसमें कानड़देव और उसका पुत्र वीरमदेव तथा उसके साथी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। यह राजस्थानी पश्चिमी अपभ्रंश बोली में लिखा गया है। बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, मुणोत नैन सिंह जोधपुर के किस महाराजा की सेवा में कार्यरत था? मुणोत नैन सिंह जोधपुर के किस राजा की सेवा में कार्यरत था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय ये थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें नैनसिरी ख्यात में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? नैनसिरी ख्यात में किसका उल्लेख किया गया है वो अपने को बताना है। देखिए, मंदिर मठों किलों के निर्माण का, तीर्थ यात्रा, विवाह के 8 प्रकारों, बाल विवाह है, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, उत्सवों त्योहारों, इनका भी वर्णन मिलता है। राजपूतों के सैनिक संगठन, युद्ध प्रणाली, राजपूत समाज की विशेषता तथा धार्मिक मान्यताओं पर, तो दोस्तों इन सभी की जानकारी मिलती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे जोधपुर राज्य का गजेटियर भी कहते हैं? निम्न में से किसे जोधपुर राज्य का गजेटियर भी कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो कहते हैं दोस्तों किसे, तो वो है मारवाड़ रो परगनेरी विगत। मारवाड़ रो परगनेरी विगत, इसे दोस्तों जोधपुर राज्य का गजेटियर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें नैनसिरी ख्यात में निम्न में से किस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौन से क्षेत्र की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे देखिए राजस्थान, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत, इन सभी की दोस्तों अपने को जानकारी मिलती है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वह है उपरोक्त सभी की। ठीक है, आगे देखिए इसमें मुणोत नैनसी का संबंध में सत्य कथन क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, नैनसी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इनका भाई सुंदरदास था जो भी इन्हीं के साथ पद पर था। बिल्कुल सही है। महाराजा ने दोनों भाइयों को औरंगाबाद में जेल में डाल दिया। बिल्कुल सही है। दोनों भाइयों ने अपमान न सहने के लिए 1727 में भाद्रपद कृष्णा 13 को जोधपुर जेल में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही है इसमें। आगे देखिए, राजस्थान के राजाओं द्वारा बिना युद्ध किए अंग्रेजों की अधीनता मानने पर बांकीदास ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किस गीत की रचना की थी? बताइए कौन से गीत की रचना की थी? तो वो था दोस्तों गीत आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर इस इस गीत की रचना की थी। किसने? तो दोस्तों बांकीदास ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, बांकीदास की ख्यात में निम्न में से किन शहरों की स्थापना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कौन से शहरों का इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है? तो दोस्तों जोधपुर और जयपुर का इसमें विस्तृत विवरण मिलता है।
ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ से पता चलता है कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने विक्रम संवत 1885 में गया के तीर्थ स्थान पर अपने प्रमुख सामंतों की बैठक बुलाई थी और उनसे यह प्रतिज्ञा करवाई थी कि वे भविष्य में अपने शिशु कन्याओं का वध नहीं करेंगे। बताइए ये कौन से ग्रंथ से अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों बांकीदास की ख्यात से अपने को ये प्राप्त होती है। ठीक है, बांकीदास की ख्यात से अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दयालदास श्री ख्यात में किस रियासत के इतिहास का उल्लेख मिलता है? तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बीकानेर रियासत के इतिहास का उल्लेख मिलता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दयालदास किसके दरबारी कवि थे? दयालदास है ये किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे दोस्तों बीकानेर के रतन सिंह के दरबारी कवि थे दयालदास। आगे देखिए, इसमें मुंडियार की ख्यात में कहाँ के राजाओं का तथा वहाँ के इतिहास का वर्णन है? मुंडियार की ख्यात में कहाँ के राजाओं का तथा वहाँ के इतिहास का वर्णन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें जोधपुर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर। आगे देखिए, मुंडियार की ख्यात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुंडियार की ख्यात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों राठौड़ों की ख्यात के नाम से जाना जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए 60 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए ये सारंगधर है। ठीक है, सारंगधर किस शताब्दी में संस्कृत व राजस्थानी कवि के थे? बताइए सारंगधर किस शताब्दी के संस्कृत एवं राजस्थानी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें 14वीं शताब्दी के थे सारंगधर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सारंगधर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो सारंगधर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो दोस्तों बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए हमीर रासो, हमीर काव्य। इसमें देखिए सारंगधर संहिता, सारंगधर पद्धति, ये सारे के सारे ग्रंथ है वो किसने लिखे थे? तो ये सारंगधर ने लिखे थे। तो इसमें राइट आंसर ई नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सभी। आगे देखिए, सारंगधर संहिता तथा सारंगधर पद्धति किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो ये लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए सारंगधर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद का ग्रंथ है जो डिंगल शैली में लिखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों सारंगधर संहिता। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, सारंगधर द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? सारंगधर द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें हमीर रासो और हमीर काव्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का ओजस्वी वर्णन है तथा हमीर के सेनापति उज्जल की वीर प्रतिज्ञा का वर्णन है? निम्न में से किस ग्रंथ में रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का ओजस्वी वर्णन है तथा हमीर के सेनापति उज्जल की वीर प्रतिज्ञा का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो मिलता है दोस्तों कौन से ग्रंथ में? तो हमीर रासों में ये अपने को मिलता है। ठीक है, हमीर रासों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? हमीर रासो किसके द्वारा लिखा गया है? जोधराज के द्वारा। और ये रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की वंशावली और अलाउद्दीन खिलजी का उनके साथ में युद्ध एवं उनकी वीरता का उसमें वर्णन मिलता है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो दोस्तों हंसावली, बिसलदेव रासो, डोला मारूरा दुहा, ये तीनों दोस्तों प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, खुमान रासों में कहाँ का इतिहास का वर्णन उल्लेखित है? तो कहाँ के इतिहास का वर्णन उल्लेखित है खुमान रासों में? तो दोस्तों मेवाड़। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खुमान रासों की काव्य शैली क्या है? खुमान रासों की काव्य शैली क्या है? तो वो काव्य शैली है दोस्तों पिंगल। ठीक है, खुमान रासों की रचना है वो किसने की? दलपत विजय ने। और पिंगल भाषा में इस ग्रंथ में मेवाड़ के बप्पा रावल से लेके महाराजा राज सिंह तक के वंशावली
यह शासकों का वर्णन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पिंगल आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, विजयपाल रासो के लेखक कौन है? विजयपाल रासो के लेखक हैं वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों अपना इसमें नल सिंह। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विजयपाल रासो में किसका उल्लेख है? विजयपाल रासो में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों करौली के यदुवंशी राज्य का पिंगल शैली में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए वीरमायण की कथा वस्तु क्या है? वीरमायण की कथा वस्तु है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मंडोवर के राय मल्लीनाथ के पुत्र जगमाल और उनके भतीजे वीरम जी की वीरता का वर्णन है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसके रचयिता बादर डाडी हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे के सारे हैं वो सही है। यहाँ पे वीरमायण की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाय को बंदी बनाए जाने पर किसने इसे पूर्ण किया था? किसने इसे पूर्ण किया था? यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले ही चंद्रप्रदाय को बंदी बना लिया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ ग्रंथ है वो किसने पूरा किया था? तो वो किया था दोस्तों जलहण ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अचलदास खींचीरी वचनिका का लेखक कौन है? अचलदास खींचीरी वचनिका का लेखक है शिवदास गार्डन। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संत दादू दयाल की कविता राजस्थान की किस भाषा में है? तो बताइए, संत दादू दयाल की कविता है वो राजस्थान की कौन सी भाषा में है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों ढूंढानी भाषा में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, बालिंद जी किनके शिष्य थे जिन्होंने आरिलो नामक ग्रंथ की रचना की? बालिंद जी किसके शिष्य थे जिन्होंने आरिलो नामक ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दादू जी की। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो दयाबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वो लिखा था दोस्तों इसमें दयाबोध और विनय मालिका, ये दो ग्रंथ लिखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए तथा बी दोनों सही है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें संत रामदास, दयालदास, दरियावजी, बालक राम आदि किस संप्रदाय के इतिहासकार माने जाते हैं? संत रामदास, दयालदास, दरियावजी, बालक राम आदि किस संप्रदाय के साहित्यकार माने जाते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय के ये माने जाते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सगुण काव्य धारा के कवि राजस्थान के कौन से हैं? सगुण काव्य धारा के कवि राजस्थान के कौन से हैं? तो वो हैं दोस्तों अग्रदास जी, नाबादास जी, कृष्णदास पेहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें मीराबाई की फुटकर रचना में किस भाषा का प्रभाव रहा? बताइए, मीराबाई की फुटकर रचना में किसका प्रभाव रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों किसका? तो ब्रज भाषा, गुजराती और खड़ी बोली तीनों का रहा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, उपरोक्त सभी का। आगे देखिए, गीत गोविंद की टीका नरसिंह मायरो, सत्यभामाजी, नुरुष्णु, राग सोरठ एवं राग गोविंद आदि ग्रंथों की रचना है वो किसने की? तो इन सभी ग्रंथों की रचना है वो दोस्तों मीराबाई ने की थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नागरीदास या सावंत सिंह किस भाषा के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं? ये माने जाते हैं दोस्तों संस्कृत, फारसी और ब्रज भाषा। संस्कृत, फारसी और ब्रज भाषा, इनके ये विद्वान माने जाते हैं नागरीदास या सावंत सिंह। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सुंदर कौरी के संबंध में सत्य क्या है? सुंदर कुंवरी के संबंध में सत्य क्या है? तो देखिए, यह किशनगढ़ के राजा राज सिंह की पुत्री थी। इनके भाई नागरीदास थे, पति राघोगढ़ के बलवंत सिंह थे। इन्होंने नेहनिधि, संकेत युगल, रंगझर, गोपी महात्म्य, रसपुंज, प्रेम संपुट जैसे 11 ग्रंथों की रचना की सुंदर कुंवरी ने। इनकी रचनाएं भक्ति और प्रेम प्राधान्य है, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों बिट्ठू सुजा ने।
बिट्ठू सुजा ने की थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें राव जयसिरो छंद के संबंध में सत्य कथन क्या है वो अपने को बताना है। तो देखिए राव जयसिरो छंद बिट्ठू सुजा के बारे में ये बात हो रही है। तो देखिए इसका रचना काल 1591 से 1598 के बीच माना जाता है। इस ग्रंथ में बाबर के द्वितीय पुत्र कामरान जो पंजाब व काबुल का हकीम था तो और बीकानेर नरेश राव जैत सिंह के युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, कामरान को इस युद्ध में जैत सिंह ने परास्त कर दिया था। ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी की जानकारी अपने को इसमें मिलती है और ये सारे के सारे कथन सही है। राव जयसिरो छंद बिट्ठू सुजा ने लिखा था। आगे देखिए इसमें पसाव क्या है। काफी बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि पसाव क्या है। तो पसाव दोस्तों राजस्थान में चारण बाटों को जो दान दिया जाता था उसे पसाव या प्रसाद कहते थे। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए हरिरस गुण आगम गुण भागवत हंस निंदा स्तुति रास कैलाश आदि ग्रंथों की रचना किसने की। तो आदि ग्रंथों की जो रचना है ये की थी दोस्तों ईश्वरदास ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास। आगे देखिए गुण रूपक राव अमर सिंह का दोहा व विवेक वार्ता के लेखक कौन है। गुण रूपक राव अमर सिंह का दोहा व विवेक वार्ता के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कवि केशवदास। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कवि केशवदास। आगे देखिए राठौड़ पृथ्वीराज के संबंध में सत्य क्या है। राठौड़ पृथ्वीराज के संबंध में सत्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह इनके बड़े भाई थे। इन्होंने डिंगल भाषा में कई ग्रंथों की रचना की थी। इनके प्रमुख ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणीरी दशम भागवत दोहा गंगा लहरी इसमें वसुदेव राउत तथा दशरथ देव राउत। ठीक है, ये इनके दोस्तों प्रमुख ग्रंथ है। तो ये सारे के सारे हैं वो इसमें सही है। पृथ्वीराज राठौड़ की यहाँ पे बात हो रही है तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वेली कृष्ण रुक्मणीरी में सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें सत्य कथन है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह का सविस्तार वर्णन है। यह श्रृंगार रस प्रदान है। इसमें वीरभत्स रसों का वर्णन है और ये डिंगल भाषा में है। बिल्कुल सही है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ में प्रथम प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो प्रथम प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के प्रथम प्रकाश का संपादन किसने किया था। तो इस प्रथम प्रकाश का जो संपादन है ये किया था दोस्तों डॉक्टर टेक्सिटोरी ने। ठीक है, डॉक्टर एलपी टेक्सिटोरी ने। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ का दूसरी बार प्रकाशन किसने किया। दूसरी बार प्रकाशन किया था दोस्तों किसने। तो ये हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग इन्होंने दूसरी बार प्रकाशन किया था। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 93 नंबर का प्रश्न है वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के दूसरे प्रकाशन का संपादन किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो किया था सूर्यकरण पारीक व ठाकुर राम सिंह। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए दशम भागवत दोहा इसमें 84 दोहे हैं जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। बिल्कुल सही है। दशरथ राउत भगवान राम की स्तुति के 50 दोहे हैं। बिल्कुल सही है। गंगा लहरी 80 दोहे गंगा जी की महिमा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कवि दुर्सा आडा का संबंध किस जिले से रहा है। कवि दुर्सा आडा का संबंध किस जिले से रहा है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जोधपुर से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर से। आगे देखिए डिंगल शैली में विरुद्ध छतरी किरतार बावनी और श्री कुमार अजाजीनी बूचर मोरी 9 गजगत नामक ग्रंथों की रचना की। बताइए किसने की थी इन ग्रंथों की रचना। किरतार बावनी का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा। राइट आंसर हो जाएगा दुस्साडा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें निम्न में से कौन से चारण कवि जो मुगल दरबार में थे जिनको अकबर ने लाख पसाव प्रदान किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दुस्साडा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कविवर
बिहारी लाल का जन्म गोविंदपुर ग्राम में किस रियासत में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कौन सी रियासत में? ग्वालियर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कविवर बिहारी किस महाराजा के दरबारी कवि थे? तो ये कौन से महाराजा के दरबारी कवि थे? ये थे दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे कवि बिहारी। आगे देखिए, बिहारी सतसई के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो बिहारी सतसई के संबंध में देखिए, इनकी रचना मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि कविवर बिहारी लाल ने की थी, बिल्कुल सही है। राजा की ओर से इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक असरफी मिलती थी, बिल्कुल सही है। इनके 713 दोहे हैं जिनकी भाषा ब्रज है, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के टॉप 100 प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे? और अभी तक अपन ने 7 चैप्टर हैं वो पढ़ लिए हैं राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर है दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो आप वहाँ जाके दोस्तों पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।